तो आज का टॉपिक है शिक्षा, शिक्षण और विद्यालय का राजनीतिक ये टॉपिक। अब देखिए ये राजनीतिक आधार क्या है। कोई भी देश हो, चाहे अपना भारत देश हो या अन्य कोई भी देश हो, तो किसी भी देश का राजनीति जो है वह शिक्षा, शिक्षण तथा विद्यालय के कार्यशैली को प्रभावित करता है। कैसे प्रभावित करेगा? तो इस देश में लोकतंत्र या जनतंत्र है तो वहां की जो है शिक्षा वह आम जनों के लिए बिल्कुल ही अनुकूल होगी या सुलभ होगी कि जैसे आम लोगों को शिक्षा चाहिए वैसी शिक्षा की व्यवस्था जो है लोकतांत्रिक या प्रजातांत्रिक देश में की जाएगी, जिससे कि आम नागरिक जो है परेशानी नहीं हो शिक्षा के लेकर के, उसके सुविधा के अनुसार शिक्षा की व्यवस्था। और जहां जनतांत्रिक या प्रजातांत्रिक शासन पद्धति है, राजनीतिक व्यवस्था जनतांत्रिक और प्रजातांत्रिक है, वहां का पाठ्यक्रम छात्रों की सुविधा अनुसार होगा और पाठ्यक्रम में कौन से विषय पढ़ने हैं यह चयन करने का पूरी स्वतंत्रता जो है वह छात्रों को दी जाएगी। मतलब कि जहां भी जनतंत्र लोकतंत्र है जिस भी देश में, वहां के पाठ्यक्रम में छात्रों के जो स्थिति होती है, रुचि होती है, उसका पूरा ख्याल रखा जाता है। पाठ्यक्रम छात्रों के रुचि के अनुसार बनाया जाता है और कौन से विषय पढ़ने हैं, कौन से पाठ्यक्रम पढ़ने हैं, इसको चुनने की पूरी आजादी होती है। इसके अलावा जो है जहां भी जिस भी देश में लोकतंत्र होता है वहां का विद्यालय जो है शिक्षण के लिए बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति तथा सीखने के लिए सामूहिक अधिगम शैली का प्रयोग करते हैं। बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति क्या है कि बालक को केंद्र बिंदु में रख करके शिक्षा का पाठ्यक्रम तैयार किया जाता है। ये नहीं कि शिक्षक केंद्र बिंदु या राज्य केंद्र बिंदु रख करके कभी भी पाठ्यक्रम को लोकतांत्रिक देश में तैयार नहीं किया जाता है, तथा अधिगम शैली जो सीखने की शैली होती है वो ऐसा तैयार किया जाता है कि सामूहिक रूप से उसे सभी सीख सके। तो देश या समाज के कौन कौन से रूप शिक्षा, शिक्षण, विद्यालय को कैसे प्रभावित करते हैं उसको बारे में हम एक एक करके अब पॉइंट वाइज जानेंगे। तो सबसे पहला इसमें हम लेते हैं लोकतंत्र या प्रजातंत्र या सबसे पहला इसमें लेते हैं सबसे पहले हम जानेंगे कि लोकतंत्र में जो है शिक्षा, शिक्षण तथा विद्यालय का राजनीतिक आधार क्या होता है। अब देखिए लोकतंत्र में शिक्षा, शिक्षण तथा विद्यालय का राजनीतिक आधार जो होता है वह स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, अधिकार आदि के आधारभूत तत्व से निर्मित होता है। कि मतलब लोकतंत्र में जो शिक्षा की व्यवस्था होगी वह स्वतंत्रता का समावेश किया जाएगा, भाईचारा या बंधुत्व का समावेश किया जाएगा। लोकतंत्र में क्या नागरिकों के, बालकों के आधार है, अधिकार है, उसको सम्मिलित किया जाएगा और इन सब से मिलकर के शिक्षा का आधारभूत मूल्य निर्मित होता है और इसी आधारभूत मूल्य से लोकतंत्र में शिक्षा, शिक्षण तथा विद्यालय का सामाजिक राजनीतिक आधार निर्मित होता है। अब देखिए लोकतंत्र में सभी नागरिकों के लिए शिक्षा का जो उद्देश्य होता है या लक्ष्य होता है वह सर्वांगीण विकास करना है। कि हमें सभी नागरिकों का सर्वांगीण विकास करना है, चाहे कोई भी क्षेत्र क्यों नहीं हो। लोकतंत्र में ये लक्ष्य बनाया जाता है और यह छात्रों को व्यवसायिक और रोजगार परक शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराती है कि ऐसा शिक्षा व्यवस्था हो जिससे छात्र जो है या तो स्वयं व्यवसाय भी कर सके, उसे रोजगार प्राप्त हो सके, ऐसी शिक्षा की व्यवस्था वहां
की जाती है ताकि छात्र जो है स्वावलंबी बन सके। इसके बाद लोकतंत्र में शिक्षा जो है बिना किसी भेदभाव के सभी के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क व्यवस्था के द्वारा की जाती है कि लोकतंत्र में न ही कोई ऊंच नीच, अमीरी गरीबी, जात पात, धर्म इस सब का से ऊपर उठते हुए सभी नागरिकों के बालकों के लिए एक समान शिक्षा की व्यवस्था की जाती है और वह शिक्षा जो है निःशुल्क शिक्षा। लोकतंत्र में छात्रों की योग्यता एवं रुचि के अनुसार पाठ्यक्रम को चुनने की भी आजादी होती है कि छात्र की जैसी योग्यता है, जैसी रुचि है, वैसा वह पाठ्यक्रम चुन सकता है। राज्य इस पर किसी प्रकार के कोई दबाव छात्रों पर नहीं बनाती है लोकतंत्र में। इसके अतिरिक्त लोकतंत्र में जो है शिक्षा देने की भाषा वह मातृभाषा रखी जाती है, क्योंकि मातृभाषा में बालक जो है आसानी से शिक्षा ग्रहण कर सकता है और उसे समझ सकता है। इसीलिए लोकतंत्र में जो है शिक्षा की भाषा जो होती है वह मातृभाषा होती है। इसके अतिरिक्त अन्य भाषा जो है उसका भी प्रयोग छात्रों के रुचि के अनुसार किया जाता है। अगर छात्रों को मातृभाषा के अलावा किसी अन्य भाषा में रुचि है तो छात्र उस भाषा से भी शिक्षा ग्रहण कर सकता है। यह बिल्कुल छात्र के ऊपर निर्भर करता है। राजनीतिक आधार के रूप में शिक्षा छात्रों को लोकतंत्र में स्वतंत्रता पूर्वक जीने की कला सिखाती है, जो कि राष्ट्रीय एकता, राष्ट्रीय विकास को बढ़ावा देती है। तो देखिए इसका सारांश यही कहता है, सारांश जो पढ़े हैं हम क्या है लोकतंत्र में शिक्षा का राजनीतिक आधार में कि यह छात्रों को पूरी स्वतंत्रता के द्वारा शिक्षा देती है। बाल केंद्रित शिक्षा होती है, मातृभाषा में शिक्षा देने की व्यवस्था होती है। छात्रों को अपनी योग्यता और रुचि के अनुसार जो है विषयों को चयन करने की पूरी आजादी होती है। इसके अतिरिक्त शिक्षा जो है वह बाल केंद्रित होती है कि वह छात्रों का सर्वांगीण विकास कर सके, छात्रों में स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व की भावना का विकास कर सके और यह राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा दे, राष्ट्रीय विकास को बढ़ावा दे। तो कहने का मतलब यही है कि पूरी तरह से शिक्षा व्यवस्था जो है लोकतंत्र में छात्रों के हित में रखकर बनाई जाती है। राज्य किसी प्रकार की कोई जबरदस्ती नहीं कर सकती है, कोई विषय को थोप छात्रों के ऊपर। तो ये था लोकतंत्र या प्रजातंत्र। अब इसमें आगे बढ़ते हैं। दूसरा जो है वह है राजतंत्र। राजतंत्र में शिक्षा, शिक्षण तथा विद्यालय का राजनीतिक आधार जो है वह राज्य के अनुसार तय किया जाता है। लोकतंत्र में क्या पर है वह बालकों नागरिकों के अनुसार तय किया जाता है, उसकी रुचि के अनुसार तय किया जाता है। लेकिन यहाँ राजतंत्र में जैसे ही होगा तो शिक्षा, शिक्षण, विद्यालय का राजनीतिक आधार जो है वह राज्य के अनुसार तय होने लगेगा। यहाँ शिक्षा का जो है मूल कार्य छात्रों के को राज्य के नीतियों का पालन करने के लिए शिक्षा दिया जाना है कि छात्र कैसे राज्य की नीति का पालन करेगा, उसके लिए शिक्षा देने का यहाँ प्रावधान किया जाता है। यहाँ शिक्षा पाठ्यक्रम जो है वह राज्य के विकास के अनुसार तैयार किया जाता है। छात्रों के रुचि योग्यता से वहाँ कोई मतलब नहीं है। राजतंत्र में राज्य कैसे विकास करेगा, कैसे आर्थिक उन्नति करेगा, इस पे ज्यादा जोर दिया जाता है और उसी के अनुसार ही पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है और छात्रों के व्यक्तिगत रुचि को पूरी तरह से गौर कर दिया जाता है। यहाँ छात्रों को सिर्फ एक साधन समझा जाता है। क्या है? राजतंत्र में छात्र एक साधन है कि जो किसी भी प्रकार से उन्नति करे, राज्य के लिए कार्य करे, राज्य के विकास में योगदान दे, उसकी रुचि और योग्यता का कोई महत्व नहीं लिया जाता है। राज्य की नीतियों का जो भी राज्य की नीति होता है उसको जबरदस्ती छात्रों के ऊपर डाला जाता है और
पूरी तरह से छात्र की अपनी रुचि ग्रहण करती है, उसे राज्य की नीतियों के अनुसार ही चलना पड़ता है। तो ये था हमारा राजतंत्र में शिक्षा, शिक्षण तथा विद्यालय का राजनीतिक आधार, जो कि आपने देखा कि बिल्कुल यह प्रजातंत्र के उल्टा है। कि जैसे लोकतंत्र में या प्रजातंत्र में शिक्षा जो है बालक को ध्यान में रख करके बनाया जाता है, लेकिन यहाँ शिक्षा, शिक्षण का राजनीतिक आधार जो है वह राज्य के उन्नति को ध्यान में रख करके बनाया जाता है, राज्य की नीतियों को ध्यान में रख करके बनाया जाता है, राज्य के विकास को ध्यान में रख करके बनाया जाता है। यहाँ शिक्षा जो है बाल केंद्रित नहीं होकर के वह राज्य केंद्रित हो जाता है, कि राज्य को केंद्र बिंदु में रखा जाता है कि राज्य का कैसे उन्नति करना है, छात्र के उन्नति से वहां कोई बदलाव। ये था हमारा दूसरा पॉइंट, राजतंत्र। अब पढ़ते हैं तीसरा पॉइंट, वह है पूंजीवादी तंत्र। अब देखिए, पूंजीवादी राज में जो है शिक्षा, शिक्षण तथा विद्यालय का जो आधार होता है वहां पर दो प्रणालियों के रूप में बनाया जाता है। यहाँ पर इसको लिख लेते हैं कि दो प्रणाली। कौन सा प्रणाली कौन करेगा? एक प्रणाली जो है वह पूंजीपति वर्ग अपने लिए बनाता है शिक्षा का। एक प्रणाली बनाएगा पूंजीपति वर्ग अपने लिए, और एक शिक्षा का जो आधार होगा वह पूंजीपति राज्य में जैसे ही आ जाएगा कि जो राज्य पूंजीपति है वहां शिक्षा का राजनीतिक अधिकार दो प्रणालियों में बांट दिया जाता है। पहला, एक पूंजीपति वर्ग के लिए अलग शिक्षा प्रणाली काम करेगा और आम नागरिकों के लिए अलग शिक्षा प्रणाली काम करेगा। पूंजीपति वर्ग जो कि सत्ता वर्ग भी होता है, वह अपने बालकों के बौद्धिक विकास शिक्षा प्रणाली को बनाता है। ये जो है पूंजीपति वर्ग, यह जो है बौद्धिक विकास शिक्षा प्रणाली को अपनाता है, जबकि आम आदमियों के लिए कौशल विकास शिक्षा वहां पर दो शिक्षा प्रणाली बनाया जाता है। पूंजीपति या सत्ता वर्ग अपने बालकों के लिए बौद्धिक विकास शिक्षा प्रणाली बनाते हैं और आम नागरिकों के लिए कौशल विकास शिक्षा प्रणाली अपनाते हैं। तो इसमें क्या होता है कि पूंजीपति समाज में शिक्षा का जो है वह पूर्ण नियंत्रण जो है वह राज्य पर होता है। पूंजीपति राज्य में शिक्षा, शिक्षण तथा विद्यालय का पाठ्यक्रम जो आम नागरिक है वह राज्य के साधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। उसको उत्पादन के वृद्धि के रूप में कैसे उपयोग किया जाए इस पे काम किया जाता है, और जबकि पूंजीपति वर्ग जो है वह अपने बालकों के पाठ्यक्रम में बौद्धिक विकास को शामिल करता है ताकि वह शासन करने के योग्य बने। मतलब ये जो है बौद्धिक विकास की शिक्षा देकर के पूंजीपति वर्ग अपने बालकों को शासन के योग्य बनाती है, और ये कौशल विकास की शिक्षा देकर के बालकों को साधन के रूप में इस्तेमाल करती है कि वह राज्य के आर्थिक विकास में सहयोग दे और राज्य का आर्थिक विकास हो। तो ये था पूंजीपति राज्य में शिक्षा, शिक्षण विद्यालय का राजनीतिक। अब हम आगे इससे बढ़ते हैं और आते हैं साम्यवादी राज। जिसको कि हम साधारण भाषा में कम्युनिस्ट शासन कहते हैं। देखिए, साम्राज्यवाद का महत्व जो है वर्ग विहीन राज होता है। वर्ग विहीन मतलब क्या? जहां न कोई अमीर होगा न कोई गरीब होगा, सभी एक समान होगा, वर्ग विहीन होगा। साम्यवादी राज में जाति का महत्व नहीं दिया जाता है, धर्म को महत्व नहीं दिया जाता है, और आर्थिक रूप से सभी को एक समान रखा जाता है।
साम्यवादी राज्य में शिक्षा, शिक्षण तथा विद्यालय का राजनीतिक आधार सभी के लिए एक समान शिक्षा की व्यवस्था करना है। यहाँ पर भी एक समान शिक्षा की व्यवस्था किया जाता है। यहाँ भी छात्र की रुचि का कोई महत्व नहीं है, योग्यता का महत्व नहीं है। सबको जो शिक्षा बना दिया है, चाहे कैसी भी रुचि हो, कैसी भी योग्यता हो, जो शिक्षा पाठ्यक्रम बन गया है वही सबको ग्रहण करना है। शिक्षा का को सिर्फ राज्य के अधिकार क्षेत्र में रखा जाता है कि हम पूरी तरह से शिक्षा जो है वो राज्य के अधिकार में रहेगा, ताकि सभी को समान शिक्षा दिया जाए। साम्यवादी राज्य में समान विद्यालय प्रणाली होती है तथा माध्यमिक स्तर के लिए पाठ्यक्रम भी एक होता है कि मतलब माध्यमिक स्तर तक सभी बालकों को एक समान पाठ्यक्रम के अनुसार साम्यवादी राज्य में शिक्षा ग्रहण करना अनिवार्य होता है। जब उच्च शिक्षा जब ग्रहण करने के लिए छात्र जाएगा तो वहां पर विद्यार्थियों को चुनाव करने का अधिकार, मतलब विद्यार्थी कौन सा कोर्स में एडमिशन लेगा वह अधिकार जो राज्य के पास हो जाता है, वह विद्यार्थी के पास नहीं रहता है। वह निर्णय जो है छात्र को उच्च शिक्षा में कौन से विषय पढ़ना है, कौन सा पाठ्यक्रम पढ़ना है, इसका जो है चयन वह राज्य करेगा। राज्य साम्यवादी राज्य में जो श्रम पर अधिक बल दिया जाता है, मतलब कार्य करने पर अधिक बल दिया जाता है, और श्रम को पाठ्यक्रम में भी शामिल करना अनिवार्य होता है। यहाँ पाठ्यक्रम में श्रम के अलावा सामूहिक भावना का विकास, संघर्ष करने की क्षमता को बढ़ावा देना तथा सरल जीवन जीने की भावना भी पाठ्यक्रम में शामिल की जाती है। साम्यवादी राज्य में धर्म पर पूर्ण प्रतिबंध होता है कि वहाँ धर्म के अनुसार कोई अपने आप को बांट नहीं सकता है, वर्ग के अनुसार भी अपने आप को कोई बांट नहीं सकता है साम्यवादी राज्य में। तो भी हमने देखा कैसा होता है, इसको एक बार और संक्षेप में जान लेते हैं कि साम्यवादी राज्य क्या है। वह वर्गविहीन राज्य है, वहां पर शिक्षा का पूर्ण नियंत्रण राज्य का होता है। माध्यमिक स्तर तक एक समान विद्यालय प्रणाली के अनुसार सभी को शिक्षा दी जाती है। उच्च शिक्षा में कौन सा पाठ्यक्रम, कौन सा विषय पढ़ना है, इसका निर्णय वहाँ की सरकारें लेती है। जो विषय चयन करके बालकों को दे देगी वहाँ की सरकार, वही बालकों के पढ़ना अनिवार्य हो जाता है। वह अपनी रुचि के अनुसार विषयों का चयन नहीं कर सकता है। और इसमें है कि साम्यवादी राज्य में श्रम मतलब काम करने पर अधिक बल दिया जाता है कि किसी तरह वह काम करे, जीविकोपार्जन का साधन करे। अगर आगे चल करके शिक्षा समाप्त होती है वह स्वरोजगार कर सके, श्रम के द्वारा अपने आप को उन्नति रखे, और जब आदमी उन्नति करेगा तो राज्य उन्नति करेगा। इसीलिए वह श्रम पर बल दिया जाता है और श्रम को जो है वह पाठ्यक्रम में भी शामिल किया जाता है। इसके अतिरिक्त वह सामूहिक भावना को भी पाठ्यक्रम में शामिल करना अनिवार्य है कि समूह में हम कैसे कार्य कर सकते हैं। संघर्ष करने की भावना को भी कि कोई कार्य कर रहे हैं, अगर उसमें बार बार असफलता मिल रही है तो उससे घबराना नहीं है, उसको लगातार प्रयास करते हुए उसे पूर्ण करना है। तो ये था हमारा साम्यवादी राज्य के शिक्षा, शिक्षण तथा विद्यालय का राजनीतिक आधार के अंतर्गत जाने। तो ये जो है समाप्त हो गया है। अगले क्लास में अब हम शिक्षा, शिक्षण, विद्यालय का आर्थिक आधार जानेंगे। इसके पहले हम शिक्षा, शिक्षण, विद्यालय का सामाजिक आधार पढ़ चुके थे। आज रात में नैतिक आधार पढ़े हैं और आर्थिक आधार अगले क्लास में पढ़ेंगे।